अब इस लेवल का घपला चल रहा था कि जो बैंक्स के ऑलरेडी डिफॉल्टर्स थे उनको दोबारा लोन्स बांटे जा रहे थे। और बात तो तब बढ़ गई जब इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमन काटपालिया अपने 118 करोड़ रुपए के शेयर को 1437 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच देते हैं। IndusInd Bank's hit. You have the management selling at the 52-week high. 11 मार्च 2025 इंडसइंड बैंक के शेयर में लगभग 27% से भी ज्यादा की गिरावट आती है। ये अब तक किसी भी बैंक में सिंगल डे गिरावट से काफी ज्यादा है, जिसके चलते बैंक का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज्यादा गिर जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 11 मार्च 2025 को ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इंडसइंड बैंक में 27% तक की गिरावट आई। इसको जानने के लिए आपको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। 10 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक की एक बोर्ड मीटिंग होती है। इस मीटिंग के बाद बोर्ड एक नोटिस इश्यू करता है और इस नोटिस में कुछ ऐसा था जिसको देखकर इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए। इस नोटिस में खुलासा होता है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जब इंडसइंड बैंक ने इंटरनल ऑडिट्स करी तब उन्हें पता चला कि बुक्स में अकाउंटिंग एरर्स है, जिसके चलते बैंक की टोटल नेटवर्थ का 2.35% लगभग 1500 से 2000 करोड़ पर एडवर्स इम्पैक्ट होगा। और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, जिसके कारण इंडसइंड बैंक का शेयर 27% तक गिर जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग एरर्स है जिसके चलते स्टॉक 27% तक गिर जाता है। तो देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ समझेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बैंक्स जो है वो अपने आप में ट्रेडर्स भी होते हैं, मतलब कि बैंक्स भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, बैंक्स के मेजरली दो डिविजन्स होते हैं। एक होता है एसेट लायबिलिटी डेस्क और दूसरा होता है ट्रेडिंग डेस्क। अब एसेट लायबिलिटी डेस्क का काम होता है कि फंड्स को बोरो करना और विद इंटरेस्ट बोरोवर को फंड्स रिटर्न करना। वहीं ट्रेडिंग डेस्क का मेन काम होता है अपने खुद के फंड्स की ट्रेडिंग करना, फंड्स को हेज करना, जिससे बैंक्स को मार्केट मूवमेंट्स के कारण प्रॉफिट हो। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक्चुअल में लॉस होने के बाद भी इंडसइंड बैंक अपनी बुक्स में प्रॉफिट दिखा रहा था। लेट्स अज्यूम लायबिलिटी डेस्क यूएस से $1 मिलियन 4 साल के लिए 3% इंटरेस्ट रेट पे बोरो करता है और मान के चलते हैं कि उस टाइम USD INR एक्सचेंज रेट 80 रुपीज था। मतलब $1 मिलियन को रुपीज में कन्वर्ट कराओगे तो आपको करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे। कि एक्सचेंज रेट जो कि उस टाइम 80 रुपए पे था, इन 4 साल में बढ़कर अगर 90 रुपए हो जाता है तो बैंक को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब $1 मिलियन एक्सचेंज कराने के लिए बैंक को 9 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ बैंक का सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए का नुकसान फालतू में हो गया। और यहीं पर काम आता है बैंक का दूसरा डिवीजन ट्रेडिंग डेस्क, जो कि फंड्स को हेज करता है और इंश्योर करता है कि एक्सचेंज रिस्क ना हो। लेकिन ये भी बैंक का ही इंटरनल डिवीजन है। अगर ये भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने में गलत साबित हुआ तो आफ्टर ऑल लॉस तो बैंक का ही है। ट्रेडिंग डेस्क चाहे तो थर्ड पार्टी से भी हेज करा सकता है, जिसे एक्सटर्नल हेज बोलते हैं। लेकिन एक्सटर्नल हेजिंग में अकाउंटिंग के लिए MTM मार्क टू मार्केट मॉडल यूज होता है। अब आप इस वर्ड MTM मार्क टू मार्केट को ध्यान रखो, क्योंकि इसी के कारण ये सारा घपला हुआ। अकाउंटिंग के लिए मेनली 2 मेथड होते हैं। एक होता है MTM, जिसे मार्क टू मार्केट मॉडल बोला जाता है, जिसमें आपको रियल टाइम पर प्रॉफिट लॉस बुक करना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो डेली फ्लक्चुएशंस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को बुक करना पड़ता है। और दूसरा मेथड होता है एक्रूअल अकाउंटिंग, जिसमें आप लॉस को नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब बात यह है कि या तो आप MTM मॉडल यूज कर लो या फिर एक्रूअल अकाउंटिंग मॉडल यूज कर लो। लेकिन इंडसइंड बैंक ने दोनों मॉडल्स एक साथ यूज किए, जिसके कारण एक्चुअल में लॉस होने के बाद भी अपनी बुक्स में प्रॉफिट दिखाया गया। देखिए, अब यहाँ तक सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लॉस होने के बाद भी प्रॉफिट दिखाया जा रहा था और स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती जा रही थी। लेकिन अब पिक्चर दूसरी ओर करवट लेती है, क्योंकि अब एंट्री होती है RBI की। 1 अप्रैल 2024 को RBI डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नए रूल्स इंप्लीमेंट करती है और इस रूल के हिसाब से बैंक को MTM मॉडल फॉलो करना होगा। और अब कोई भी बैंक इंटरनल हेजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनल हेजिंग को बैन कर दिया गया, जिसके चलते बैंक्स को डेली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना होगा। और जब नए मॉडल के हिसाब से अकाउंटिंग हुई तो बैंक के टॉप ऑफिशियल्स को मेजर मिसमैच मिले। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि RBI का रूल इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2024 को। इंडसइंड बैंक के टॉप ऑफिशियल
डिप्टी सीईओ अरुण खुराना 52 वीक हाई के पास 1451 रुपीस पर शेयर के हिसाब से 70 करोड़ के इंडसइंड बैंक के शेयर बेच देते हैं। और बात तो तब बढ़ गई जब इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत काटपालिया अपने 118 करोड़ रुपए के शेयर को 1437 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच देते हैं। और अक्टूबर 2024 में बैंक के सीईओ सुमंत काटपालिया साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि बैंक श्योर नहीं है कि इंटरनल ट्रेड्स में अकाउंटिंग मिसमैच कैसे हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको जब पता ही नहीं था तो आपने और आपके डेप्यूटी सीईओ ने लगभग 188 करोड़ रुपए के शेयर 52 वीक हाई के आसपास कैसे बेच दिए। और कुछ टाइम पहले एक और शॉकिंग न्यूज सामने आती है जिसमें इंडसइंड बैंक की आर्म भारत फाइनेंशियल्स पर लोन एवरग्रीनिंग का आरोप लगता है। मतलब इस लेवल का घपला चल रहा था कि जो बैंक्स के ऑलरेडी डिफॉल्टर्स थे उनको दोबारा लोन्स बांटे जा रहे थे। और इसी बीच बैंक के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गोविंद जैन रिजाइन मार देते हैं। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि बैंकिंग सिस्टम या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ट्रस्ट पर टिका होता है। देखिए, आप ही हमें बैंक में पैसा इसलिए जमा नहीं कराते कि बैंक के पास एक सॉलिड डिपॉजिट सिस्टम है, बल्कि हम बैंक में पैसा इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि हमें भरोसा है, हमें ट्रस्ट है कि हमारी मेहनत की कमाई इस बैंक में सेफ रहेगी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि देयर इज नेवर जस्ट वन कॉकरोच इन द किचन। अगर आपको किचन में एक कॉकरोच दिखता है तो आप श्योर हो जाइए कि किचन में कॉकरोच की पूरी फैमिली है। अगर बैंक में एक प्रॉब्लम सामने आई है तो वहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स होगी। ऑल्दो अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे कि इंडसइंड बैंक कोलैप्स करे, लेकिन अगर इंडिया का 5वां सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स कर जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक और गंभीर बात होगी।